हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी प्रैक्टिस सीरीज का चैप्टर कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है ना। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं उसको आप लिंक में उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हो और प्लेलिस्ट के अंदर भी वो है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो, हमें पता है कि कैश फ्लो का जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले किसको देखना है, सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट्स को देखना है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। ठीक है, सिंपल एडजस्टमेंट है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या है कि मशीनरी जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 90,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी 10,000 और वो हमने कितने रुपए में बेच दिए 5,000 में बेच दिए। तो बेसिकली इस एडजस्टमेंट को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है ना। तो मशीनरी अकाउंट हमें कहां से मिलेगा, नॉन करंट एसेट से, प्लांट एंड मशीनरी के। तो उसका हमें क्या दे रखा है, नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 पे अगर हम जाते हैं तो हमारे को क्या दे रखा है, मशीनरी अकाउंट भी दे रखा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, मींस डेप्रिसिएशन हम डायरेक्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, उसके थ्रू चार्ज कर रहे हैं। चलो, तो हमें दोनों के क्या करने पड़ेंगे, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास देखें कि ओपनिंग बैलेंस कितने थे, 2,50,000 हमारे पास मशीन का ओपनिंग था और 5 लाख क्या था हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था। मशीनरी हमारी एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस। तो 2,50,000 हमारे पास ओपनिंग है और 5 लाख हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ऐसे हम फिर क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो इसको आप लायबिलिटी में भी लिख सकते हो और डायरेक्टली मशीनरी से माइनस भी कर सकते हो। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था 50,000 एंड क्लोजिंग कितना था 1 लाख। लायबिलिटी है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। 50,000 मींस 50,000 की हमारे पास एक एक्यूमुलेटेड प्रोविजन डेप्रिसिएशन थी जो बढ़कर कितनी होगी है, 1 लाख की हो चुकी है। ठीक है ना। तो यानी कि इस साल बेसिकली डेप्रिसिएशन कितनी बड़ी होगी, 50,000 बड़ी होगी। अब देखते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है कि नहीं है। यस, एडजस्टमेंट क्या थी कि 90,000 की एक मशीन है। ठीक है ना। कितने की मशीन है, 90,000 की एक मशीन है जिसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, 10,000। तो क्या वैल्यू रहेगी होगी उसकी 80,000 की, लेकिन हमने कितने के लॉस में बेची है, 5,000 के लॉस में। तो व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ दैट मशीन विल बी 75,000। यानी कि 90,000 की एक मशीनरी कम हुई, लेकिन कैसे कम हुई 75,000 हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। 10,000 उसके ऊपर क्या लगी, डेप्रिसिएशन लगी और 5,000 क्या हो गया, लॉस ऑन सेल। तो टोटल 90,000 की मशीन हमारे पास चली गई, लेकिन कैसे, 75,000 की सेल, 10,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड 5,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अब इसको टोटल करेंगे और इसमें से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी विच इज कॉल्ड परचेज, कि हमने इस साल कितनी मशीनरी परचेज करी है। क्यों, देखो 2,50,000 की मशीन थी, उसमें से 90,000 की तो हमने सेल आउट कर दी। ठीक है ना। लेकिन 90 की सेल आउट करी तो हमारे पास कितने की बची, 1,60,000 का बैलेंस शो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 5 लाख की मशीन शो हो रही है। इट मींस हमने इस साल कोई ना कोई मशीन क्या करी होगी, खरीदी होगी, परचेज करी होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द परचेज, 3,40,000। अब हम क्या बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मींस हम डेप्रिसिएशन को सेपरेटली चार्ज नहीं कर रहे थे, उसको इस अकाउंट में इकट्ठा करते जा रहे थे। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000। ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस विल बी 50,000 एंड क्लोजिंग विल बी 1 लाख। तो ओपनिंग 50,000 था और उसमें से इस साल हमने एक मशीन सोल्ड आउट की है, तो हम उस 10,000 को अपने प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते हैं। प्रोविजन इसीलिए बना रहे हैं ना कि जब भी कभी डेप्रिसिएशन इकट्ठी करते जा रहे हैं और जब भी कभी हमें डेप्रिसिएशन कोई एसेट बेची, लॉस हुआ, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगी हुई है वो यहीं से निकाल लेंगे। तो हमने इस डेप्रिसिएशन को इस मशीन से क्या, इस अकाउंट से क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। तो 50,000 की हमारे पास क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से हमने 10,000 की एक डेप्रिसिएशन निकाल ली जो मशीन के ऊपर लगी हुई थी। तो हमारे पास कितना शो होना चाहिए था, 40,000। लेकिन हमारे पास शो कितनी हो रहा है, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 1 लाख। इट मींस इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 60,000। यानी कि इस साल हमने 60,000 की और डेप्रिसिएशन क्या करी है, क्रिएट करी है। ठीक है ना। तो इसको भी एक क्या हो गया, ये हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक बार दोबारा समझते हैं कि अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 है, मतलब 50,000 पे हमने डेप्रिसिएशन के नाम से एक साइड पे रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो हमने इस एक मशीन बेची जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे और वो डेप्रिसिएशन हम इस यहाँ पर इकट्ठा करते जा रहे थे। तो अब हम उस डेप्रिसिएशन को अपनी जेब से नहीं निकालेंगे, पीएनएल अकाउंट से नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली उसको कहां से निकाल लेंगे, अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिकॉज वहां पर हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो 50,000 में से हमने 10,000 क्या कर लिया, डेप्रिसिएशन को विड्रॉ कर लिया।
तो बचना कितना चाहिए 40,000, लेकिन शो कितना हो रहा है हमारे पास बैलेंस 1 लाख, यानी कि इस साल हमने और कितनी डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है 160,000 इस साल की हमने डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर लगाई होगी, जो हमने और लगाई है, और इसको हमने कहां से निकाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है ना। और थर्ड एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, थर्ड नहीं है बेसिकली, सेकंड थी इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। तो इंटरिम डिविडेंड कितना था 60,000 था। तो ये हमने सारी एडजस्टमेंट्स को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया अपने वर्किंग नोट के अंदर। बस अब हमने क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी एक्टिविटी आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट। कौन से वाला, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वो प्रॉफिट जो सारे टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, रिजर्व्स सबको माइनस करके हमारे पास जो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट आया, तो दैट शुड बी, ये हमें कहां से मिलेगा, देखो नेट प्रॉफिट हमें कहां से मिलेगा, हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो नोट नंबर 2 दे रखा है, तो नोट नंबर 2 को जाके चेक करेंगे, तो नोट नंबर 2 के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमें दो अंदर पार्ट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्टेटमेंट ऑफ P&L कि देखो 30,000 का हमें क्या था, लॉस था। पिछले साल हमें 30,000 का लॉस था, इस साल बढ़कर क्या हो गया 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली कितने का प्रॉफिट हुआ होगा हमें इस साल हमें हुआ होगा 50,000 का प्रॉफिट। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 20,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 20,000 माइनस, ऑलरेडी माइनस में था 30,000, तो इट विल बी 50,000 की इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, इस साल का होगा 50, बिकॉज पहले हम लॉस में थे, अब हम प्रॉफिट में आ गए। तो पहले हमने लॉस को कवर किया होगा और फिर प्रॉफिट में आए होंगे। तो 50,000 विल बी द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर कितना था 20,000 माइनस, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर ऑलरेडी किस में था, माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस, दैट शुड बी द 50,000 हमें क्या हो गया इस साल का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और उसके अंदर हमें पता है कितनी चीजें हम ऐड ऑन करते हैं, 4 चीजें। बेसिकली ये जो हेड होता है ये वर्किंग नोट के अंदर भी बनता है हमारा, ठीक है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन को इसी से शुरू कर सकते हैं, मैंने ऊपर ही करके दिखा दिया। तो हमारे पास इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं, हमारे पास 4 चीजें आती हैं, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। तो देखो क्या जनरल रिजर्व है हमारे पास, यस जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, तो दैट शुड बी 40,000 था, और वो बढ़कर कितना हो गया 50,000, यानी कि हमने इस साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कहाँ रखा होगा, रिजर्व में रखा होगा, वो भी हमारे कैश का ही पार्ट होगा ना। तो उसको भी हम दोबारा से क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, बिकॉज वो भी हमारे कैश फ्लो है, वो भी हमें प्रॉफिट है जो हमें बिजनेस से आया है, वो भी हमारा कैश है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या हमने इस साल कोई टैक्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करी है कि नहीं करी, वो भी हमने किस में से माइनस करी होगी, प्रॉफिट में से माइनस करी होगी, ठीक है ना। तो उसको दो ऐड कर सकते हैं, या तो मेड या करंट ईयर। तो देखो चेक करो क्या हमें मेड गिवन है, नहीं, तो हमें मेड तो कहीं भी गिवन नहीं है बिकॉज वो एडजस्टमेंट में होती है, लेकिन हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का एक हेड देख रखा है, ठीक है ना। तो हम कौन सा वाला हमेशा प्लस करते हैं, हमेशा प्लस करेंगे हम करंट ईयर वाला। देखो अगर मेड गिवन है तो मेड, अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है ना, अगर नहीं गिवन तो, और हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम कौन सा प्लस करेंगे, करंट ईयर को प्लस करेंगे। तो करंट वो कितना था 45,000। अच्छा थर्ड चीज हमारे पास क्या आती है एडजस्टमेंट के अंदर, इंटरिम डिविडेंड, और वो कितना था 60,000 था। क्या हमारे पास कोई प्रपोज डिविडेंड है क्वेश्चन के अंदर, नहीं, ना कोई प्रपोज डिविडेंड है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है लाइक इंश्योरेंस क्लेम, वॉलंटरी कंपनसेशन, टैक्स रिफंड। तो सिंपली हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दैट शुड बी 1,65,000, ठीक है ना, 1,65,000। अब इसके अंदर हम किन चीजों को ऐड करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम दोबारा से क्या करेंगे, ऐड बैक। व्हाई, बिकॉज इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर रखा होगा, इन आइटम्स ने। देखो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो इन चीजों ने, ये नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, उसने हमारे प्रॉफिट को तो कम कर रखा, लेकिन हमें निकालना क्या कि बिजनेस करके हमें कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। तो प्रॉफिट हमारा कम है लेकिन कैश तो हमारा वही का वही है। तो डेप्रिसिएशन इज अवर कौन सी आइटम, नॉन कैश आइटम। तो हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज, वो हमने कहां से निकाल ली थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। और इस बात को ध्यान में रखना है, ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, हमने कौन सी लेनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज। व्हाई ये, बिकॉज ये जो 10,000 था ये हमने प्रॉफिट से नहीं निकाला था, ये कहां से निकाला था, अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। और इस साल प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L से कितना निकाला था हमने, 60,000 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर विल बी 60,000।
ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लाते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन। तो देखें डिबेंचर या लोन हमें कहाँ मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या था, बैंक लोन था 1 लाख से 2 लाख, लेकिन ना कोई एडजस्टमेंट पे इंटरेस्ट है और ना ही इसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होता है, गुडविल या पेटेंट्स क्या हो, रिटर्न ऑफ हो। अगर कोई रिटर्न ऑफ या क्या बोल सकते हैं, अमोर्टाइज्ड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अमोर्टाइज्ड हो। तो क्या कोई गुडविल या पेटेंट हमारे पास, वो भी हमें कहाँ मिलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है ना, है इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट्स भी हैं, लेकिन पहले कितने के थे 50 के, अब कितने हो रहे हैं 90 के। तो पेटेंट्स अमोर्टाइज नहीं हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं। दैट शुड बी परचेज ऑफ पेटेंट। इसका ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है कि नहीं है। यस, हमारा इस साल कितना का लॉस हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी 5000, और ये भी हमने किस में से माइनस किया होगा, अपने इस साल के प्रॉफिट में से। तो दोबारा से क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम था। ठीक है ना, ये हमारे बिजनेस का लॉस नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लॉस है। तो हमने भी उस प्रॉफिट में माइनस किया होगा, दोबारा से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एंड इट शुड बी 2,30,000। ठीक है ना। तो अब इसमें वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, करंट एसेट्स का इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो देखो करंट लायबिलिटी हमारे पास कौन सी है, करंट लायबिलिटी देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, देखो हमें पता है कि बोरिंग्स चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, बोरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ किस एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसके अंदर तो आएगा नहीं, तो करंट लायबिलिटी तो कोई हमारे पास है नहीं। चलो करंट एसेट्स देखते हैं। तो करंट एसेट्स में हमें पता है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। तो हमारे पास सिर्फ क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड दीस ट्रेड रिसीवेबल्स आर एसेट्स। 1 लाख के थे, बढ़ के कितने हो गए, 1,50,000। तो दैट शुड बी इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है ना। तो ना हमारे पास कोई करंट एसेट कम हो रही है, ना कोई करंट लायबिलिटी है, सिंपल करंट एसेट्स हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कैश का आउटफ्लो है 1,50,000, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या निकल कर आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया, 80,000 आ गया। अच्छा, ये तो हमने कैश जनरेट कर लिया। तो क्या हमने इस साल कोई टैक्स की पेमेंट भी की होगी, कैश गया भी होगा हमारा। यस, टैक्स की पेमेंट भी है। देखो या तो अगर आपके पास मेड गिवन है, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास मेड गिवन हो तो आपको कौन सा माइनस करना होगा, पेड, बिकॉज एडजस्टमेंट में गिवन है, आपको ऑलरेडी दे रखा हो। लेकिन अगर आपके पास करंट ईयर गिवन है तो आपको कौन सा माइनस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को माइनस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द करंट ईयर वैल्यू 45 एंड व्हाट इज द प्रीवियस ईयर वैल्यू 20,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 को माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है, तो कैश का फ्लो है कितना, 60,000 का। चलो सेकंड हमारी एक्टिविटी हमारे पास कौन सी है, वो है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमें पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जो भी चीजें होती है वो हमें कहाँ मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की चीजें हमें मिलती हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं इसके अंदर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल एसेट। तो प्लांट एंड मशीनरी का हमने क्या प्रिपेयर किया था, वर्किंग नोट। एंड पेटेंट्स भी इस साल क्या हो रहे हैं, 50 के थे 90 के हो गए, तो हमने क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे। अगर हमने कोई चीज खरीदी है तो पैसे का इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, कैश का आउटफ्लो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज ऑफ पेटेंट्स, कैश का क्या है हमारे पास, आउटफ्लो है, तो ये आ गया 40,000। चलो देखो पहले मशीनरी अकाउंट को देखते हैं वर्किंग नोट से। तो मशीनरी अकाउंट हमारे पास क्या था, एक तो हमारे पास क्या था, परचेज था, दूसरा हमारे पास क्या है, सेल है। बिकॉज हमें पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या आता है, या तो परचेज ऑफ एसेट्स या सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है ना। तो देखो कितने की सेल की थी हमने इस साल मशीनरी, 75,000 की हमने मशीनरी क्या करी थी, सेल करी थी। तो सेल करी थी तो हमारे पास 75,000 रुपीज कैश का इनफ्लो है। ठीक है ना। और सेकंड हमारे पास क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, जो हमने निकाली थी अपने वर्किंग नोट से, कितने की मशीनरी परचेज करी थी, 3,40,000 की। तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें थी, मशीनरी और पेटेंट्स। मशीनरी का परचेज सेल हमने लिख लिया, एंड पेटेंट्स भी हमने क्या किए थे, परचेज किए थे। तो और कोई चीज है हमारे पास इन्वेस्टिंग के अंदर, नहीं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा कैश फ्लो है कि यूज्ड है, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना, 3,05,000। कितना आ गया हमारे पास, 3,05,000।
ठीक है। थर्ड एक्टिविटी हमारे पास कौन सी होती है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और हमें पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जितनी भी चीजें हैं वो हमें कहां से मिलेंगी? इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी में भी एक चीज होती है विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या है? ध्यान से नोट नंबर 1। तो इस नोट को ध्यान से देखना है कि हमारे पास दो कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल भी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल कितनी थी? इक्विटी शेयर्स कितने थे? 2 लाख के थे, बढ़कर कितने हो गए? 3,90,000। तो यानी कि हमने 1,90,000 के शेयर्स क्या किए होंगे इस साल? इशू किए होंगे। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दैट शुड बी 1,90,000। हम शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा, ठीक है ना। दूसरा हम देखते हैं हमारे पास और क्या चीज थी? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने के थे? 1,80,000। कितने के रह गए? 1,40,000। तो 40,000 के हमने क्या कर दिए होंगे? रिडीम कर दिए होंगे, ठीक है ना। देयर शुड बी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कितना? 40,000। तो रिडम्पशन करिए, कैश का क्या है? आउटफ्लो है, ठीक है। तो पहले इसका ट्रीटमेंट किया हमने। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस का हम ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके ऑपरेटिंग के अंदर। देन हमारे पास क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन। तो 1 लाख का बैंक लोन था, बढ़कर कितना हो गया? 2 लाख का हो गया। यानी कि हमने इस साल लोन भी किया होगा इश्यू ऑफ बैंक लोन। कितने का बैंक लोन इशू किया हमने? 1 लाख का बैंक लोन इशू किया है। चलो, बैंक लोन का भी ट्रीटमेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है? इस बात को ध्यान रखना है, बोरिंग्स चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, दे आर बोथ पार्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या थी? बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो या क्या हो, कैश क्रेडिट, इन दोनों को ध्यान में रखना है। दोनों ही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट होती है। तो पहले कितना था? 50,000। इस साल बढ़कर कितना हो गया? 90,000। यानी कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट भी इशू किया होगा, ठीक है ना। तो कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट हमें मिला है या कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट का लोन हमने लिया है? दैट शुड बी 40,000। तो ये भी कैश का क्या है? इनफ्लो है। लोन हमारे सिर पे आ गया लेकिन हमारे पास पैसा कैश आया, ठीक है ना। नेक्स्ट और कुछ है हमारे पास? नहीं। तो अब देखेंगे कोई एडजस्टमेंट बची है? यस, एक एडजस्टमेंट थी विच इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड, जो हमने ऑपरेटिंग में क्या की थी प्लस, बिकॉज वो किसका पार्ट था? वो था फाइनेंसिंग का पार्ट। तो उसमें से क्या करेंगे? माइनस डिविडेंड पे किया है तो कैश का आउटफ्लो है। तो हमारे पास ये सभी एक्टिविटी करने के बाद क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी विच विल बी 2,30,000। तो ऑपरेटिंग से हमारे पास कितना कैश आता है? 60,000। इन्वेस्टिंग से कैश का आउटफ्लो है दैट शुड बी 3,05,000 एंड फाइनेंसिंग से भी कैश का क्या है? इनफ्लो है 2,30,000। अब हम देखेंगे कि हमने इन तीनों एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट किया टू चेक अवर आंसर और नॉर्मली क्वेश्चन को एंड जब हमने करना है। तो 60,000 हमारे पास ऑपरेटिंग से आया, 2,30,000 हमारे पास फाइनेंसिंग से आया, तो टोटल 2,90,000 आया, लेकिन 3,05,000 हमारा कैश चला गया था इन्वेस्टिंग के अंदर। तो अल्टीमेटली वी आर इन 15,000 आउटफ्लो ऑफ द कैश, ठीक है। तो कैश का कितना आउटफ्लो है? 15,000, ठीक है ना। तो मतलब जितना भी हमारे पास पिछले साल कैश होगा, और हमें पता है हम सारा कैश कहाँ रखते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर एंड करंट इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता है करंट, या तो हम अपने कैश को, जितना भी कैश हमें आया होगा वो तो या तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में रखा जाएगा या उसकी हम कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके ओपनिंग बैलेंस को क्या करते हैं? प्लस करते हैं 70,000 एंड 1,40,000, ठीक है ना। तो देखो 15,000 का कैश गया, तो पिछले साल हमारे पास कितना था? 70,000 प्लस 1,40,000। तो 70,000 हमारे पास कैश था और 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थी। 2,10,000 की हमारे पास क्या थी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। 15,000 का कैश हमारे पास क्या हो गया? कम हो गया। तो हमारे पास कितना कैश एंड कैश का क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए? प्लस करंट इन्वेस्टमेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना बचना चाहिए? 1,95,000। तो देखिए चेक करें क्या 1,95,000 है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो 1 लाख इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट एंड 95 is the closing of cash and cash equivalent। तो 1 lakh plus 95,000 it will be 1,95,000 की हमारे पास 15,000 का कैश क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है टू चेक योर आंसर। तो ये था हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट का। थैंक यू।